नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। तो आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो किसान, और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती किसानी की, उससे जुड़े हुए अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं ताकि हमारे किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। और उन विषयों से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो मौजूद रहते हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां आपके कॉल के माध्यम से आपके सवाल सुने जाते हैं और उनका जवाब दिया जाता है। तो आज का विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। आज का हमारा विषय है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और साथ ही बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। बिल्कुल, रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और इस समय खास तौर पर हमारे किसान किन बातों का ध्यान रखें ये भी हम आपको बताएंगे। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फ़ोन उठाएं और अपना हमारा नंबर लगाएं और अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। 2 मेहमान जो हमारे साथ हैं उनसे आपकी हम मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक है खरपतवार अनुभाग, सस्य विज्ञान संभाग, IARI पूसा, नई दिल्ली में। राजवीर शर्मा जी हमें बताएंगे कि किस तरीके से खरपतवार नियंत्रण किया जाए और कौन कौन से खरपतवार हैं उनको कैसे पहचाना जाए और किस तरीके से उनका समाधान किया जाए। और दूसरे हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जी हैं, वैज्ञानिक हैं जो कि कृषि प्रसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोरिया कर्मा झारखंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। तो आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में, क्या है इसके लाभ और कैसे हमारे किसान इसे अपना सकते हैं और इससे जुड़ी विशेष बातें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि हम खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे हैं और हम देख रहे हैं रबी की खास तौर पर अगर हम बात करें गेहूं की, और ये वो समय जब खरपतवार की समस्या अक्सर किसानों को आनी शुरू हो जाती है। और खरपतवार सबसे पहले किस किस तरह के होते हैं और कैसे हमारी मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? बिल्कुल सही आपने फरमाया कि किसानों को खरपतवारों की बहुत बड़ी समस्या होती है। और किसान भाई जैसा कि जानते हैं कि खरपतवार जो है अगर खेत में आ जाएं तो जो पानी देते हैं और जो खाद डालते हैं तो उनको फसल को जो मिलना चाहिए फसल को नहीं मिलता है और खरपतवार उनको चट कर जाते हैं। जी जी जी। जिसके कारण जो हमारी फसल का जो पैदावार मिलनी चाहिए किसान को नहीं मिल पाती है। इसमें क्या होता है, किसान भाई जब समय से बुआई करते हैं खेत की, गेहूं की या चने की या मटर की, किसी भी रबी मौसम की फसल की, तो उस टाइम जो है अगर हम खरपतवार नाशी का सही चुनाव करके सही समय पे सही मात्रा में प्रयोग कर लें तो उनको खरपतवार से निजात मिल सकती है। जी। लेकिन कभी कभी समय नहीं होता किसान भाइयों को, दूसरी फसलों की बुआई करनी पड़ती है। कभी कभी बाजार में उपयुक्त जो शाकनाशी है, जो हर्बिसाइड है, जो रसायन है वो नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी समस्या में खरपतवार उग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारी मुख्य फसल है कुल मिलाकर जैसे कि आप बता रहे हैं कि उससे प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, जो पोषक तत्व हैं वो ये खरपतवार चट कर जाते हैं जैसा कि आपने बताया है। तो जो हमारी मुख्य फसल है उस पर इसका विपरीत असर पड़ता है, उपज कम होने की आशंका रहती है, गुणवत्ता भी इससे प्रभावित होती है। तो कैसे करें खरपतवार नियंत्रण, और साथ ही कौन कौन से खरपतवार हैं जो कि इस वक्त अलग अलग फसलों में हमें देखने को मिल सकते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका निवारण क्या है, ये तमाम बातें आज के कार्यक्रम में हम करेंगे और आप तक इनकी जानकारी पहुंचाएंगे। उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। इस समय खेतों में रबी फसलें लगी है। अच्छी पैदावार के लिए फसलों की देखरेख करें और फसल को खरपतवार मुक्त रखें। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में उगने वाली प्रमुख खरपतवार है गेहूं का मावा, कृष्ण नील, मोथा, बथुआ, चटरी मटरी, हिरनखुरी, सैंजी और अंकरी। साथ ही अंकरा, जंगली जई, जंगली पालक और जंगली गाजर भी गेहूं की प्रमुख खरपतवार है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान खरपतवारों से ही होता है, इसलिए गेहूं में समय से खरपतवार नियंत्रण करें। आमतौर पर खरपतवार फसलों को मिलने वाली 47% नाइट्रोजन, 42% फास्फोरस, 50% पोटाश, 24% मैग्नीशियम और 39% कैल्शियम का उपयोग कर लेती है, जिससे फसल की बढ़वार पर असर पड़ता है।
संकरी और चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों की रोकथाम के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन 75 WP की 33.0 ग्राम या मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% की 40 ग्राम मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव कर सकते हैं। मसूर की फसल में व्हील हैंड की मदद से खरपतवार निकालें, इससे फसल बढ़ेगी। इस समय टमाटर के खेत में भी खरपतवार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समय समय पर खरपतवार साफ करते रहे। वहीं अगर जापानी व्हाइट मूली खेत में लगा रखी है तो सिंचाई और गुड़ाई समय समय पर करें और खरपतवार निकाल दें। बुआई से पहले खेत तैयार करते समय खरपतवार नाशक मिलाने से भी खरपतवार पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन किसी भी खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको अलग अलग खरपतवारों के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह का नुकसान इससे हमारे किसानों को हो सकता है। जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है, तो आज इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा जी, आइए उनके पास चलते हैं। डॉक्टर पंकज, जैसा कि हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं कि प्राकृतिक खेती के क्या मायने हैं, क्योंकि भले ही ये हमारे यहाँ भी पारंपरिक तौर पर पुराने ज़माने में होती थी, लेकिन अब इसे बताने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि सभी किसान आज के दौर में रासायनिक खेती कर रहे हैं। तो किस तरीके से प्राकृतिक खेती भिन्न है? प्राकृतिक खेती जनरली जब भी किसान अभी आजकल के जमाने में अब जितने सारे खरपतवार नाशी से लेकर के इंसेक्टिसाइड जो कीड़ानाशी है उसके लिए भी, और जो पौधों को पोषक तत्व चाहिए उसको देने के लिए भी किसान को आसानी से अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक केमिकल मिल जाता है, जिसके कारण जो मृदा का जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत ही अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। तो उसको मृदा का स्वास्थ्य को बचाने के लिए अब हम लोग धीरे धीरे कार्बनिक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्बनिक खेती और प्राकृतिक खेती में थोड़ी सी विषमता है। प्राकृतिक खेती कहती है कि जितना कम से कम प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको कम से कम डिस्टर्बेंसेस के साथ, मतलब कम से कम छेड़छाड़ करते हुए हम अपने फसल जो है वो पौधों के साथ, वन्य जीव और जो हमारे साथ जो पशु जिनको हम पाल सकते हैं उनके साथ हम अपना फसल को उपजाएं, जिससे कि किसान को कम से कम, यानी जब भी प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें हम ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो किसान का लागत है जो बाहर से खरीदने के लिए, बाहर से खरीद करके जो खेतों में छिड़काव या डालने का जरूरत पड़ता है उसको हम कम से कम करें, जिससे कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इसमें लागत बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल जो प्राकृतिक तरीके से फसलें उगाई जाती हैं उसे ही हम कह सकते हैं प्राकृतिक खेती। इससे लाभ क्या है? लाभ ये है कि ये प्रकृति के अनुरूप है, पर्यावरण के लिए लाभकारी है, पर्यावरण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होती इसमें, और मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित नहीं होती क्योंकि रसायनों का आप इसमें इस्तेमाल नहीं करते। सभी जो ऑर्गेनिक तरीके हैं या प्राकृतिक तरीके हैं उन्हीं को इस्तेमाल कर आप फसल उगाते हैं। चलिए इससे जुड़ देखते हैं रिपोर्ट। रसायन मुक्त खान पान के लिए खेती का तरीका भी सही होना चाहिए। जी हाँ, प्राकृतिक खेती करने का एक ऐसा ही तरीका है जिसके जरिए हम एकदम शुद्ध उपज उपजा सकते हैं। प्राकृतिक खेती यानी कुदरती खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है। इसमें एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी पौधों के विकास के लिए जरूरी होते हैं। प्राकृतिक खेती करते समय सिंचाई करने का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है। सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। पौधों को दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है और जड़ों की लंबाई बढ़ने से पौधों के तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और पैदावार अच्छी होती है। प्राकृतिक खेती किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत पड़ती है वे सभी घर पर ही तैयार किए जा सकते हैं, यानी बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब आपके पैसों की भी बचत होगी। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती हर तरह से फायदे का सौदा ही है।
चाहे बात हमारे खेतों की मिट्टी की हो, पर्यावरण की हो, हमारी सेहत की हो या फिर किसानों की आमदनी को दोगुना करने की हो, प्राकृतिक खेती मुनाफा ही देती है। तो प्राकृतिक खेती पर अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें बाजार से कुछ भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, यानी इसमें पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। जो भी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हैं उन्हीं से ही तमाम जो लागत में लगने वाली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें तैयार किया जा सकता है। तो आइए इसके बारे में और हम विस्तार से जानें। और डॉक्टर पंकज जी, जैसे प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ बातें तो आपने बताई, लेकिन रिपोर्ट में भी हमने बताया कि इसमें आपका कोई पैसा नहीं खर्च होता, क्योंकि आपको बाजार से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, रसायनों का तो इसमें इस्तेमाल है ही नहीं। तो घर में ही जो चीज़ें उपलब्ध है उन्हीं से ही आप तमाम जो खेती में लगने वाले, चाहे पोषक तत्वों की पूर्ति हो, खरपतवार का नियंत्रण हो या फिर कीट और बीमारियों का नियंत्रण हो, सब कुछ आप घर पर उपलब्ध चीज़ों से ही तैयार कर सकते हैं। कैसे? खेती है उसका 4 मूलभूत स्तंभ होता है। एक तो जीवामृत, जो कि प्राकृतिक खेती जिसको ऋषि खेती बोलते हैं, और जो हमारे पद्मश्री जो सुभाष पालेकर जी हैं उनके द्वारा इंडिया में सबसे पहली बार इसको करने का प्रयास किया गया। तो इसके 4 स्तंभ उन्होंने बताए हैं। 4 स्तंभ में सबसे पहला है जीवामृत। जीवामृत इसको आप घर पे बना सकते हैं। जीवामृत एक प्रकार का मिश्रण है जिसको हम सड़ा करके 5 दिन तक उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। 48 घंटे से लेकर 5 दिन तक फर्मेंट होने के लिए। उसमें मिश्रण क्या होता है, 200 लीटर पानी लीजिए, उसमें 10 से 20 केजी गाय का गोबर डालिए जो कि ताजा होना चाहिए, और 10 लीटर गाय का मूत्र, गोमूत्र ताजा, जो कि जो जवान बछड़े होते हैं या बछड़ियां होती है उनका मूत्र लिया जाता है। और इसमें जैगरी, गुड़ 2 से 3 केजी, और 2 से 3 केजी बेसन, जो कोई भी दाल का जो फ्लोर होता है, दाल का जो आटा होता है, दलहन फसल का आटा है जिसको हम लोग बेसन कहते हैं, इसको आप मिला करके एक साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिलाइए एक बड़े से 200 लीटर वाले ड्राम में, और उसके बाद उसको 48 घंटे तक फर्मेंट होने देना होता है, उसको सड़ने देना होता है। उसके बाद इसका अगर आप फसल पर 10% की दर से, अगर आप फसल के पत्तियों पर, कोई भी फसल हो उसके पत्तियों पर आप 10 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत का अगर आप मिश्रण करके आप इसका छिड़काव करते हैं, तो ये न सिर्फ पौधों को पोषक तत्व देता है, बल्कि ये बहुत सारे बीमारियों को भी ये उपचार करता है। बीमारी हो चाहे कीड़ा हो, उनको भी लगने से ये दूर करता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे जी मैं आपके पास आऊंगी पंकज जी, लेकिन एक कॉलर है, इंतजार कर रहे हैं काफी देर से, एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर आप जो बता रहे हैं उनसे। और जी स्वागत है नंद स्वरूप। मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, बाराबंकी से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हम लोग जब ये फसल पैदा करते हैं तो फसलों में साथ ही में खर उगवाते हैं, तो उस समय कम उम्र में तो हमारी फसल भी कमजोर नाजुक होती है और खरपतवार भी नाजुक होते हैं, तो उस समय हमें कौन छिड़काव करना चाहिए? इसके बाद जब हमारी फसल बलशाली हो जाती है, ताकत हो, पैके खर जो जलते वो हमारा फसल को कोई नुकसान नहीं पड़े, तो उस समय भी हमें नष्ट करना चाहिए कि नहीं नष्ट करना चाहिए? नंद स्वरूप जी, आपने कौन सी फसल ली है इस बार? इसमें गेहूं है, मसूर है और लाही है, जिसे सरसों कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ शर्मा जी हैं। डॉक्टर शर्मा, जैसे कि अभी नंद स्वरूप जी बता रहे थे कि इन्होंने गेहूं की फसल ली है, और इनका सवाल वाकई में बहुत महत्वपूर्ण भी है कि जब शुरुआत में अगर हम इसका नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, जब फसल हमारी नाजुक होती है, तो क्या इसका विपरीत असर पड़ सकता है? और मैं देख भी रही हूँ कि आप बहुत सारे कुछ खरपतवार लेकर के भी आए हैं, और मुझे तो सब एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी बताएं कि क्या है, कौन सी फसल में कौन से खरपतवार होते हैं। पहले जो इनका सवाल वो ले लेते हैं। नहीं, इन्होंने प्रश्न बिल्कुल सही पूछा है। जैसा कि गेहूं की फसल है या चने की फसल है, सॉरी, उसके लिए क्या होता है कि हर एक रसायन का एक समय होता है निश्चित। हर फसल में उसका समय निश्चित है। अगर उस समय पर रसायन का प्रयोग करेंगे तो फसल पे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है? जैसे अब मान लो गेहूं है, जैसे इन्होंने गेहूं की बात की, मसूर की बात की। गेहूं की फसल में अगर आप गेहूं पानी देकर, पलेवा देकर बोते हैं, तो पहला पानी जो है 25 से 30 दिन बाद गेहूं की फसल में लगता है। उसके बाद 10 दिन बाद जब खरपतवार उग जाते हैं, तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करने से आपकी गेहूं की फसल पे कोई भी
बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, कई क्षेत्रों में किसान भाई सूखे में गेहूं बोते हैं। सूखे में जब गेहूं बोते हैं तो फसल का जर्मिनेशन अच्छा हो, उसका जमाव अच्छा हो, सब बीज अंकुरित हो, उसके लिए किसान भाई गेहूं बोने के 3-4 दिन बाद हल्का पानी लगाते हैं। और पानी लगाने के बाद गेहूं तो जमता है, लेकिन उसके साथ साथ खरपतवार भी जम जाते हैं। ऐसी अवस्था में गेहूं बोने के 1 या 2 दिन बाद जो है, पानी लगाने के 1-2 दिन बाद जो है, उसकी दवाई का प्रयोग करें। दवाई का नाम मैंने पहले भी कई बार बताया है, लेकिन आज भी बताता हूं। जो किसान भाई सूखे में गेहूं लगाते हैं, पानी देने के बाद तुरंत एक पेंडिमिथलिन दवाई आती है, जिसकी जो है 1 किलो मात्रा, शुद्ध मात्रा, हम सक्रिय तत्वों की बात करते हैं, और 1 हेक्टेयर के लिए 500 लीटर पानी में घोल बना करके गेहूं की बुआई के 1 या 2 दिन बाद छिड़काव कर दें। जब गेहूं सूखे में बो रखा हो, देखिए ध्यान देना है किसान भाई को। और जिन्होंने पलेवा देकर गेहूं बोया है, तो गेहूं जब 20-25 दिन का हो जाए और पहला पानी लगा दें, उसके 10 दिन बाद, क्योंकि उस समय जो है जो खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, वो जमने के बाद जो उगे हुए खरपतवारों को मारते हैं। और सूखे में जब गेहूं लगाते हैं तो खरपतवारों को उगने से पहले ही शाकनाशी उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक दर्शक हैं, परमजीत जी हैं, जिन्होंने हरियाणा से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। हेलो परमजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? परमजीत जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो परमजीत जी, क्या जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ जी। हाँ जी, बताइए, सवाल बताएं अपना। हाँ जी, पहुंच पा रही है जी। परमजीत जी पहुंच पा रही है जी, पहुंच पा रही है। सवाल हाँ जी। सवाल बताइए जी। जो मेरी गेहूं है जो सूखे में बोई थी जी। हाँ, परमजीत जी, आपका प्रश्न बोई थी जी। और वो फुटा नहीं कर रही है जी। फुटाव नहीं आ रहा इन्होंने। परमजीत जी, गेहूं कब बोया था आपने? नहीं, क्या जो बताया इन्होंने, 2 महीने हो गए शायद, जैसे बता रहे हैं। नहीं परमजीत जी, आपका प्रश्न जरा दोबारा। 1 महीना हो गया जी। 1.5 महीना हो गया। 1 महीना होगा। गेहूं में क्या है? गेहूं में क्या समस्या है खरपतवार की? हाँ जी। क्या समस्या है? नहीं, कह रहे हैं कि गेहूं का फुटाव नहीं हो रहा। नहीं, देखिए, गेहूं का फुटाव नहीं हो रहा तो उसमें या तो खरपतवार तो नहीं है जी, पर वो फुटा नहीं कर रही है जी। देखिए, ऐसा है, 1 महीने पहले आपने उसकी बिजाई की थी, उसके बाद जो है आपने कितना उसमें खाद डाला। दूसरी अवस्था जो है, 1 महीने का जब गेहूं हो गया तो आप उसमें यूरिया डालिए। और जो है, अगर मान लो कोई समस्या है, नीचे दीमक लगी हुई है, तो आप जो है उस पौधे को लेकर के पूसा संस्थान में आ सकते हैं, नहीं तो आसपास किसी कृषि विज्ञान केंद्र में भी जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। क्योंकि ये जो समस्या है, ये खरपतवार से संबंधित नहीं है। या तो आपकी मिट्टी में कोई किसी पोषक तत्वों की कमी है, या यूरिया डाल दिया जी, एक कट्टा डालूंगा जी। हाँ, सुनिए, आप जो है पानी दे करके, या पानी देने के पहले, जैसे आज पानी देना है, कल पहले 1 दिन पहले आप थोड़ा सा यूरिया डालिए और फिर देखिए। अगर उसमें जमाव होता है तो इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन की कमी के कारण उसका फुटाव नहीं हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने सूखे में जो बताया कि कुछ लोग फसल लेते हैं, तो उसमें क्या स्थिति रहेगी? आपने बताया कि साथ साथ जो खरपतवार वो भी उगाते हैं, तो मैं इस पर और विस्तार से आपसे जानूंगी, लेकिन पहले अब बात कर लेते हैं एक कॉलर से हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? मेरा जी गेहूं का पीला कलर हो रहा है पत्तियों का। जी, ऐसा है, देखिए, इस मौसम में जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, डाउन होता है, तो पीलापन गेहूं में अधिकतर देखा जाता है। हाँ जी। और उसके लिए ये होता है कि जब हम टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाता है, ये जनरल बात बता रहा हूँ, ये आम समस्या है किसानों की, कि जब कोहरा होता है, जब धूप नहीं निकलती है, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, तो गेहूं में पीलापन दिखाई देता है। उसको दूर करने के लिए
आप थोड़ा सा हल्का पानी लगाइए खेत में, और धीरे धीरे जैसे ही कोहरा छटता है वो पीलापन जो गेहूं में है वो धीरे धीरे अपने आप बदल जाएगा, आपकी फसल ठीक हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। और ये सवाल कई हमारे दर्शकों के आते भी, और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया था कि अभी क्योंकि तापमान काफ़ी नीचे जा रहा है और कई जगह भी बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है, तो आर्द्रता जो है वो तापमान में बढ़ गई है, उसकी वजह से भी ये पीलापन समस्या इस मौसम में हो जाती है। ठीक है, डॉक्टर पंकज से हम बात करते हैं। पंकज जी, जैसे प्राकृतिक खेती के बारे में आपने बताया, आपने हमें बताया कि जीवामृत किस तरीके से तैयार किया जाता है, और आगे आप कुछ और बातें बता रहे थे, कॉल आ गई थी इस वजह से बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैं प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभ के बारे में आपको मैं बता रहा था और दर्शकों को बताना चाह रहा था, किसान भाइयों को, कि ये पहला स्तंभ तो जीवामृत है और दूसरा स्तंभ है बीजामृत। प्रिपरेशन सेम ही होता है, तैयारियां सेम ही होती है, लेकिन बीज उपचार, जब आप बीज बोने जाते हैं खेतों में, उससे पहले आपको इसी तरह के रसायन युक्त केमिकल, उसमें सिर्फ एक अलग से चूना जो 1 से 5 केजी 2 से 5 केजी के बीच में आप उसमें घोल करके, और वैसे ही आपको 200 लीटर पानी में 10 से 20 केजी गोबर, ताजा गोबर लेकर के, और 10 लीटर गाय का मूत्र लेकर के, फिर 2 केजी जैगरी लेकर के और 2 केजी बेसन लेकर के उसको मिक्स करके 48 घंटे से लेके 72 घंटे तक आप सड़ने दें, उसमें चूना भी डाल दें, और उसके बाद जो घोल तैयार होती है उससे आप बीज बोने से पहले बीज उपचार करें। तो ये दूसरा स्तंभ हुआ। और क्योंकि जब हम जैसे हम लोगों ने बहुत जगह सुना है, देखा है कि सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब हम बीमारी आने से पहले अगर हम उसका टीका लगा के रखे हैं तो हमारे जो नुकसान होने की संभावनाएं है उसको हम कम कर लेते हैं। तो ये जो जीवामृत है और ये बीजामृत है, ये दोनों इसी का एक तरीका है फसलों में। तीसरा है आपका आच्छादन। आच्छादन मतलब जिसको हम लोग मल्चिंग बोलते हैं। मल्चिंग 3 तरह से पौधों को बचाव करता है। एक तो आपका पानी जो है, जब आपको बार बार जो पटवन की समस्या होती है फसल में, जब धूप ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा देना पड़ता है, तो उसको भी वाष्पीकरण नहीं होने देना। जब मल्चिंग मतलब आप उसको कवर कर सकते हैं, आच्छादन कर सकते हैं। 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो जड़ के पास करें, ताकि जो जड़ के पौधों के जड़ के पास जो नमी है वो बहुत जल्दी वातावरण में घुल मिल ना जाए और हमारे जड़ को लगातार निरंतर पानी मिलता रहे। आप मंच, जो कभी कभी क्या होता है कि दूसरे तरह के फसल होते हैं जिसमें सॉइल मंच होता है, उसके अलावा लाइव मल्च भी करते हैं। कभी क्या करते हैं कि जैसे एक बड़ा सा फसल मान लीजिए कि मेज है, तो उसमें अगर पानी को बचाना तो एक छोटी फसल जिसमें कि क्रीपर, जिसको आलू के साथ अगर मक्के का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो इससे भी आपका जो समस्या है जो खरपतवार आते हैं उसको भी कंट्रोल कर रहा है, पानी का भी बचाव कर रहा है, और जो पोषक तत्व है मिट्टी में उसको भी पर्यावरण में उड़ने नहीं देता है। तो ये इसका फायदा होता है। और जो चौथा पिलर है जिसको हम लोग सब बोलते हैं मॉइस्चर, वाष्प देना, मतलब जो पौधे होते हैं, जब आपने अपने वीडियो में चलाया जिसमें कि आपने बताया कि पौधों के जड़ से थोड़ी सी दूरी पे हम लोग पटवन देते हैं, ताकि जो नमी है पौधे के जड़ तक ज्यादा नहीं पहुंचे और पौधा का जड़ थोड़ा मोटा हो जाए और तना भी मोटा हो जाए, जिससे प्लांट हेल्दी हो जाता है। तो पटवन का एक समय होता है। बोलते हैं कि अगर आप पटवन रात में करेंगे तो वो पौधों के लिए उचित नहीं है। पटवन दोपहर के समय करेंगे तो वही पटवन जड़ में भी जाएगा और वाष्प बन के पत्ती में भी जाएगा। तो इससे आपका जो प्रभाव है पटवन का वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो 4 स्तंभों के बारे में आपने बताया कि प्राकृतिक खेती जो है उसके 4 स्तंभ क्या हैं, और इन्हीं चारों स्तंभ को थामकर अगर हमारे किसान प्राकृतिक खेती की राह पर आगे बढ़ते हैं तो ज़रूर उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और देखिए इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज के समय में हम सभी चाहते हैं शुद्ध भोजन हम खाएं और जो केमिकल मुक्त हैं वो खेती करें, मतलब रसायन उसमें ना हो, क्योंकि हम जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा भोजन है वो शुद्ध हो। ऐसे में प्राकृतिक खेती इसका जवाब है। तो प्राकृतिक खेती से जुड़ी कुछ और बातें भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये कुछ पत्तियां हैं, दरअसल एक खरपतवार हैं। तो कैसे हमारी फसलों को खरपतवार से नुकसान होता है और इन्हें किस तरीके से पहचाना जाए, इसके बारे में हमें राजवीर जी और बताएंगे विस्तार से। छोटा सा ब्रेक। आत्मनिर्भर किसान, भारत की शान।
उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं एक दर्शक से, अमरजीत जी हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए बात करते हैं। अमरजीत जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। हरियाणा से बात कर रहे हैं आप, बताइए क्या सवाल है। हेलो अमरजीत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरे गेहूं में है वो नहीं खत्म हो रही। क्या हो गया गेहूं में? गेहूं में आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। कौन सा खरपतवार आया हुआ है गेहूं में? गेहूं में है, मैंने जई बता रहे है और एसपी का फुकरा कर दिया था। ऐसा है अमरजीत जी, जई घास जाति का खरपतवार है। जैसे मैंने ये जई के सैंपल लाया हुआ हूं मैं यहाँ स्टूडियो में भी। जई जो है गेहूं में गुच्छे में आती है और किसान भाई जो है जो गेहूं की फसल लगा रखी है उनको पहचान करने के लिए भी जो है ये जो खरपतवार है जंगली जई जिसको बोलते हैं, ये गुच्छे में आता है और एक फुटाव के साथ बहुत सारे पौधे निकलते हैं। अच्छा, तो इसके नियंत्रण करने के लिए किसान भाई, जिन किसान भाइयों की फसल 1 महीने की हो गई है, मतलब जिन्होंने दिसंबर में लगाई है, अब जो है जनवरी का महीना चल रहा है, 1 महीने की होगी तो वो दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये इसके पत्ते मुझे तो बिल्कुल गेहूं जैसे ही लग रहा है। हाँ, ये देखने में। नहीं देखिए ये मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, ये जंगली जई का पौधा है। अच्छा, और ये गेहूं का पौधा है कि जैसे ये। हाँ, लेकिन इसमें फुटाव में और इस फुटाव में बहुत फर्क है। अच्छा, ये गुच्छे में होता है? ये हमेशा गुच्छे में होता है और ऐसे फैलता है चारों तरफ से। एक मिनट, इसको स्टिल रखिएगा। हाँ, ये देखिए, ये जो
है, नहीं इधर कैमरे पे दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल काफी एक साथ कितने फुटाव हैं। गेहूं के फुटाव एक साथ इतने नहीं निकलते हैं, एक महीने 1.5 महीने की फसल में। अच्छा, इसके फुटाव बहुत जल्दी निकलते हैं और ये बहुत जल्दी इसकी बढ़वार होती है। आपने देखा होगा किसान भाइयों ने। गेहूं दिखाइएगा आप, गेहूं में क्या फर्क रहता है फुटाव में? ये देखिए, ये गेहूं का पौधा लाया हूं मैं। अच्छा। किसान भाइयों को बताने के लिए कि गेहूं का पौधा है और ये जंगली जई है। और तीसरा जो खरपतवार है घास जाति का, जिसको कहते हैं गेहूं का मामा। किसान भाई बोलते हैं कि गेहूं का मामा क्या है। गेहूं के मामा को हम दूसरी भाषा में कहते हैं गुल्ली डंडा। कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में मंडूसी बोलते हैं, पंजाब में कणकी बोलते हैं। तो इसकी पहचान क्या है? देखिए, मैं विनती करूंगा कि इसकी जड़ों में लाल जैसा रंग जैसा द्रव्य होता है। अगर रोक के रखिएगा, ये देखिए, जो ये जड़ है, इसके नीचे हल्का सा पिंकिश। अगर इसको तोड़ेंगे तो आपको ऐसा जैसे हल्का सा ब्लड होता है ना, वैसा निकलता है। लेकिन ये तब निकलता है जब इसका पौधा 1.5 या 2 महीने तक होता है। 2 महीने के बाद ये गेहूं जैसा हो जाता है। और जंगली जई की बात जो हम परमजीत जी बात कर रहे हैं, जब आप गेहूं की फसल देखेंगे जब पक रही होगी, तो जंगली जई के पौधे गेहूं से कम 1 फुट ऊपर निकल जाते हैं और झंडे की तरह हिलते हैं। और सारा का सारा बीज जब तक गेहूं पकता है, सारा का सारा जंगली जई का बीज जो है खेत में ही गिर जाता है। तो अच्छा, ये जो मैंने लिया हुआ है, ये आप बता रहे हैं ये जई है, ये जंगली जई। देखिए, इसमें बहुत सारे गुच्छे की तरह फुटाव है। और ये क्या है? ये देखिए, ये जो आपको दिया है, ये गेहूं का पौधा, ये गेहूं का, ये जई, ये है गेहूं और ये जई, ये दोनों में फुटाव में फर्क है। इसमें गुच्छे ये गेहूं है, ये गेहूं है, देख लीजिए। देखिए, मैं मतलब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सब एक ही जैसे लग रहे हैं। नहीं, तो किसानों को ध्यान में रखना पड़ेगा इसे। और मैंने बताया कि गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, इसमें ललछर थोड़ा सा नीचे जो स्टेम है लाल, उसमें लाल रंग का होता है। ये पहचान करनी होती है। ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए, बिल्कुल ये इसमें लाल रंग है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। ये इसकी जड़ है, इसमें थोड़ा सा ये देखिए, ये इसमें हल्का सा पिंकिश या रेडिश, जो भी आप कह रहे हैं, थोड़ा सा रंग है इसमें। और ये आपने बताया कि 1-1.5 महीने में जब इसको तोड़ेंगे तो इसमें से लाल रंग खून जैसे दिखाई दे, हल्का सा पानी जैसा द्रव्य, अच्छा, लिक्विड टाइप सा निकलेगा। ये इसकी मुख्य पहचान है जी। तो किसान भाइयों, मैं आपको यही विनती करूंगा कि गेहूं की फसल में जो है, जब गेहूं आपका 1 महीने का हो जाए या 25 दिन का हो जाए, पहला पानी लगा दें। उसके 8-10 दिन बाद जो है खरपतवार नाशी का प्रयोग करके आप जो है जंगली जई को, गुल्ली डंडा को नियंत्रण कर सकते हैं। अब रही बात, देखिए, रसायन जो है खरपतवार के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपके खेत में घास जाति के खरपतवार हैं, तो आप घास जाति को मारने के लिए खरपतवार यूज कीजिए। अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, जैसे मैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती के भी लेकर आए आप। हाँ, ये है बथुआ जी। आजकल खेतों में जो बथुआ है वो कम उग रहा है जी, क्योंकि एक तो ये सब्जी के काम आता है, दूसरा जो है काफी रसायनों का बार बार प्रयोग करने से आजकल जो बथुआ है वो कम होता है। लेकिन रोक कर रखिएगा। हाँ जी। इस बथुए की जगह किसने जगह ले ली है? दूसरे खरपतवारों ने। अब मैं दूसरे खरपतवार दिखा रहा हूँ जिन्होंने जगह ले रखी है इसकी। ये मैडम बथुआ है। ये तो मतलब ये तो बथुआ हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तोड़ लें इसको तो इसको सब्जी बनती है, इसका राता बनता है, ये आप साग, इसका साग बहुत पसंद किया जाता है और आटे में मिला करके इसके परांठे अच्छे बनते हैं। तो बथुए का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बथुए को भी नियंत्रण करना है, किसानों का नुकसान होता है फसल में जी। अब दूसरा है खरपतवार, इसका नाम है खरबथुआ। खरबथुआ ये बड़ा है काफी। हाँ, ये काफी बड़ा होता है, इसका कोई प्रयोग नहीं होता, इसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। खरबथुआ जी, सामने लाइएगा ताकि दिखाई दे, अपने सामने ऐसे रखिएगा ताकि दिखाई दे दर्शकों को। ये खरबथुआ है। इसकी पत्तियां काफी चौड़ी चौड़ी सी दिखाई दे रही है, काफी चौड़ी होती है। और ये जो खाने वाले बथुए से थोड़ा सा ज्यादा गहरा होता है, नीला होता है। अच्छा। हाँ, इसमें
जो है ये खरपतवा है, इसका काम जो है खाने पीने के लिए प्रयोग नहीं होता है। अच्छा, जानवरों को दे सकते हैं? हाँ, जानवरों को दे सकते हैं, हरे चारे में देख सकते हैं। ये खरबथुआ है। ये देखिए बथुए जैसी तो है इसकी पत्तियां, लेकिन देखिए काफी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी सी है और कटीली भी है। ये थोड़ी सी कटीली भी है। और आप बता रहे हैं कि थोड़ा इसका रंग जो है वो भी थोड़ा, हाँ देखिए उसमें थोड़ा सा हल्कापन है। हाँ, ये असली बथुआ है, मतलब जो हम खा सकते हैं। और ये खरबथुआ है। तो ये जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे हम सब्जी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए दे सकते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारी मुख्य फसल पर इनका विपरीत असर पड़ता है। कुछ और भी मैं देख रही हूँ आपके पास। अब देखिए जो आजकल खेतों में मिलता है, इसको ये तो पालक जैसा है। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये पालक है, लेकिन ये जंगली पालक है। अच्छा, ये जो है इसको सिर्फ जानवर खा सकते हैं। अगर हम खाएंगे तो मुंह में लेंगे तो कड़वापन होगा बहुत ज्यादा। और इसकी जो पत्तियों में है, देखिए जड़ें थोड़ी सी रेडिश होती हैं। जैसे जैसे पकता है, हाँ, ये देखिए पालक जैसा है, लेकिन इसका नाम है जंगली पालक। और जब ये बड़ा हो जाता है, अगर किसान इसको नियंत्रित नहीं करते हैं, तो जब गेहूं की कटाई होती है तो इसका रंग लाल हो जाता है। और इसके जो फूल आते हैं, जो बीज बनते हैं, कांटे जैसे होते हैं। तो इसका बीज भी काफी बनता है। बीज लाल रंग के होते हैं, पौधा सूखने पर लाल रंग का हो जाता है। अच्छा, इसमें स्मेल भी है, मतलब गंध भी है, जंगली जैसी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। ये जंगली पालक जी। और इसके पत्ते भी देखिए थोड़े से नरम नहीं है, जितने पालक जो है काफी नरम होती है और रसीले पत्ते होते हैं इसके। और इसके पत्ते भी कम चौड़े हैं। देखने में पहली बार लगेगा पालक है, लेकिन ये पालक नहीं है, ये जंगली पालक है, जो कि हम अपने भोजन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इसका नियंत्रण करना तो अच्छा, ये अभी कुछ और भी दिखाएंगे या फिर जितने अभी आपने बताया भी है मुझे? आपने बथुआ बताया, जई बताई, और जंगली पालक, गुल्ली डंडा बताया, फेलरिस माइनस इसको बोलते हैं, जंगली जई बताई, और जो है गेहूं में क्या फर्क है वो बताया। और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार में बथुआ जो है हम यूज करते हैं खाने के लिए। खरपतवा जो है दूसरा होता है, उसको यूज नहीं कर सकते। आपको पालक बताया। और ये एक जो है बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। ये तो बेल जैसी है। ये बेल है, इसको बोलते हैं हिरणखुरी। हिरणखुरी जो है गेहूं के पौधों पर चढ़ जाती है और पोषक तत्वों को छीनती है। इसका नियंत्रण बहुत मुश्किल है। ये हर मौसम में मिलती है। रबी मौसम में ज्यादा मिलती है, ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, लेकिन खरीफ में इसकी थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है, लेकिन पनपती है ये। जी, चलिए आपने काफी सारी बताई अभी हमें। और मैं आपसे ये भी समझूंगी कि इन खरपतवारों के आने की परिस्थितियां क्या अलग अलग होती है, क्या मिट्टी की या भौगोलिक स्थिति कैसी है वो भी इसके ऊपर निर्भर करता है, और क्या एक साथ ही सारे खरपतवार क्या आपके खेत में आ सकते हैं, आपकी फसल में आ सकते हैं। उससे पहले पंकज जी से बात करते हैं। पंकज जी, देखिए आज के समय में जो खरपतवार है वो बहुत बड़ी समस्या है, और भी कई तरह के खरपतवारों के बारे में अभी हमें राजवीर जी ने बताया। तो जो हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं उसमें तो हमें रसायनों का इस्तेमाल ही नहीं करना, इनका तो नियंत्रण करना भी बड़ा मुश्किल रहता है। तो जो किसान मान लीजिए गेहूं की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वो कैसे करेंगे इनका नियंत्रण? देखिए, गेहूं की प्राकृतिक खेती में तो खरपतवार को नियंत्रण करने का तरीका तो, क्योंकि अभी इस पे प्राकृतिक खेती है और ऑर्गेनिक वे में जो कार्बन युक्त जो रसायन होता है उसके अनुसार तो हम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर खरपतवार नियंत्रण का जो मेन तरीका जो बताया गया प्राकृतिक खेती में वो है सिर्फ मल्चिंग। मतलब मल्चिंग मतलब आच्छादन। आप अगर मिट्टी जहां पे आपका फसल है, अगर आप गेहूं की बुआई अगर लाइन में कर रहे हैं, मतलब दो पौधों के बीच में समानांतर लाइन रख रहे हैं, एक रो सिस्टम में आप अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तब आप जो बीच में जो जगह है आप उसको कवर कर सकते हैं, या तो किसी और खरपतवार से ही कवर कर दे जो कि उखड़ा हुआ है खेत में, उसको इससे ढक दे ताकि दूसरा खरपतवार को निकलने का जगह न मिले। ये मेन तरीका है। लेकिन एकाएक अगर हम सोच लेंगे कि कोई रसायन आ जाए, कार्बनिक रसायन आ जाए, चाहे कोई इस तरह का लिक्विड आ जाए जिससे कि हम खरपतवार को कंट्रोल कर ले प्राकृतिक वे में, यह संभव नहीं होगा। हाँ, इसको प्राकृतिक खेती कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जैसे ट्रैक्टर है, आज लेके आए ट्रैक्टर से जुताई करना शुरू कर दिया, ऐसा कोई तकनीक नहीं। इसको हमको धीरे धीरे साल दर साल हमको इसको अपनाते हुए इस तरह से अपने फसल चक्र को प्रबंध करना होगा, जो फसलों का चुनाव इस तरह से करना होगा कि ताकि हम
कम से कम लागत, कम से कम जो इनपुट है जो कि हम बाहर से लेके आते हैं वो हमको खेतों में डालना पड़े, और जितना जो जरूरत का सामान, जो जरूरत का इनपुट, जैसे कि मैंने बीजामृत बताया, जीवामृत बताया, नीम तेल है, इस तरह का जो जरूरत के जो इनपुट है, इसको हम घर पे ही किसान अपने यहाँ बनाना शुरू करेंगे और इसको अगर खेतों में लगाना शुरू करेंगे तो इससे हम उस समस्या का धीरे धीरे निजात पा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक ही साल में नहीं हम कर। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम इसे प्राकृतिक खेती कह रहे हैं कि जो अपने आप, जो प्रकृति जिसे सपोर्ट करे उसे हम प्राकृतिक खेती कह रहे हैं। और अगर आपको रसायन इस्तेमाल करने पड़े तो फिर तो प्राकृतिक खेती है ही नहीं। एक दर्शक हैं, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार, दिनेश कुमार जी, बताइए क्या सवाल है। मेरे 3 प्रश्न है मैडम कि चने में कितने दिन की फसल हो जाती है तब तुषार पाला लगने की संभावना होती है, नंबर 1 जी। नंबर 2, यदि चना फूल पलपट पर है और सल्फर का यदि स्प्रे कर दिया जाए तो क्या तुषार लगने की संभावना नहीं होती है या कम होती है? जी राजवीर। देखिए ऐसा है दिनेश जी, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। समय के अनुसार चने के अंदर क्या होता है कि जो आप सल्फर का प्रयोग करते हैं उससे थोड़ा सा फ्रोस्ट इंजरी में रुकावट होती है, उसका असर कम होता है। और दूसरा प्रश्न आप जरा दोबारा दोहराएंगे एक बारी। हेलो दिनेश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? ये फोन कट गया उनका। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा ही हुआ था मेरे ख्याल से, जो बता रहे थे कि इस समय और क्या समस्या हो सकती है। नहीं, चने की फसल में देखिए ऐसा होता है कि चने की फसल हमारे यहाँ अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है और उसमें खरपतवार का प्रकोप ना हो तो चने की बुआई के बाद ही खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो किसान जो है चने की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जी राजवीर जी, कुछ आप कह रहे थे बीच में कि जब हम बात कर रहे थे। हाँ, जैसे पंकज जी ने बात की कि भाई प्राकृतिक खेती की, तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए तो देखिए हर किसान जो है समय नहीं होता, कभी कभी उसके पास सुविधा नहीं होती, कभी कभी टाइम नहीं होता, कभी कभी फसलों में ऐसा है जगह कम होती है तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हम रसायनों को प्रयोग को प्रतिबंध करते हैं। उसके लिए खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, जैसा इनका प्रश्न था कि भाई प्राकृतिक खेती में कैसे खरपतवार नियंत्रण करने जाए, तो मैं किसान भाइयों को 2-3 ऐसे बिंदु पे जोर डालूंगा। जैसे अगर किसान भाई किसी भी फसल को बोते हैं तो बोने से करीब 15-20 दिन पहले उसमें पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद 1-2 बारी उसकी जुताई करें। पानी लगाने के 10-12 दिन बाद जुताई करें, जिससे जो पानी लगाने के बाद जो खरपतवार थे, जो ऊपरी सतह में, जमीन की ऊपरी सतह में खरपतवारों के बीज सबसे ज्यादा होते हैं, तो खरपतवारों के बीज जम जाएंगे और आपने ट्रैक्टर चला दिया। इसका मतलब आपने खरपतवारों का जो बीज का बैंक है, सीड बैंक, वो आपने एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया। और फिर उसके बाद आप लेवल कीजिए, अपनी फसल लगाइए। आप मानेंगे नहीं, कम से कम 60% नियंत्रण आपका खरपतवारों का उस विधि से हो जाएगा। इस विधि को हम वैज्ञानिक भाषा में स्टॉल सीड बेड टेक्निक कहते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा, जैसे हम गेहूं के साथ अगर सरसों की खेती कर लेंगे, इंटरक्रॉपिंग, उससे भी खरपतवारों का प्रकोप अकेले गेहूं की फसल से कम होगा। बिल्कुल, और ये बात पंकज जी भी कह रहे थे कि एक बार में नहीं है कि आप सोचे खरपतवार आ गया और आप तुरंत उसका निवारण कर दें। ये तो पूरा एक प्रोसेस है जिसे आपको निरंतर इसको अपनाना होगा और प्राकृतिक खेती आपको हर किसान को एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा फसल के बोने से पहले से जी, जिससे वो आपका पूरे खरपतवार को अच्छी तरीके से नियंत्रण कर पाएंगे। जी बिल्कुल। चलो इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। भी बहुत सारी और जानकारियां हैं जिसके बारे में हम अभी राजवीर जी से जानने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे। कुछ और यहाँ पर खरपतवार मैं देख रही हूँ सामने हैं, तो उन्हें कैसे पहचाने और कैसे उनका निवारण करें। एक छोटा सा ब्रेक।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मारे कोई जोड़े के सगा संबंधी के मित्रों जोड़े मारे उछीना पैसा लेवानी जरूर पड़ती नहीं અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं रबी फसलों में होने वाले खरपतवारों के बारे में, कैसे उसका नियंत्रण करें, कैसे उसे पहचानें, और साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में भी मैं आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। अगर आपके कोई कॉल्स हैं, कोई सवाल है, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। राजवीर जी, कुछ और मैं देख रही हूँ कि आप कुछ और सैंपल्स लेकर के आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, पंकज सिंह जी बताइए क्या सवाल है। हमीर जी, पंकज जी बताएं सवाल क्या है आपका। सवाल मेरा है कि मटर जो मेरा है पानी लगाया 40 दिन के बाद, मेरा सवाल ये है कि मटर मेरा जो 40 दिन के बाद पानी लगाया, फिर उसमें फिर बारिश हो गई, इसके बाद मटर पीला नीचे से पड़ने लगा, तो और वो फूल भी उसमें कम आ रहे हैं। ठीक है राजवीर जी, बता पाएंगे आप? देखिए, ये प्रश्न तो मेरे विषय का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सस्य विज्ञान संबंधित से जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी इस मौसम में पीलापन हर एक पौधों में आता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पीलेपन का कारण ये होता है जब हमारा ऊपर से सूरज की गर्मी नहीं मिलती, सूरज खुलता नहीं, धूप नहीं निकलती, तो एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों में होती है, जो भोजन बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा कम होता है, तो उससे थोड़ा सा पीलापन होता है। आप हल्का सा पानी लगा दीजिए, और पानी लगाने से थोड़ा जो
पाले की जो पाले से जो नुकसान होता है वो कम होता है। मटर में पाला बहुत नुकसान देता है, तो इसलिए हल्का पानी दीजिए और वो पीलापन धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगा। जी, जैसे मौसम साफ होगा वैसे ही आप बता रहे हैं कि ये समस्या दूर हो जाएगी। डॉक्टर पंकज, प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों के बारे में आपने बताया, और मैं चाहूँगी कि जो दर्शक अभी देख रहे हैं वो अगर प्राकृतिक खेती अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत उन्हें कहाँ से करनी चाहिए? सबसे पहले शुरुआत तो देखिए, जब भी अगर कोई किसान अगर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहता है तो सबसे पहले आप उसको मार्केट, क्योंकि आप जब भी प्राकृतिक खेती करेंगे तो आप ऐसे अगर उपज में थोड़े से कंप्रोमाइज आपको करने पड़ेंगे जो कंपेरेटिव जो इनऑर्गेनिक खेती है, तो उसके लिए आपको प्रीमियम मार्केट, जहां पे सबसे पहले आपको मार्केट तलाश करने होंगे। उसके लिए जब भी प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आपने प्राकृतिक खेती किया है, तभी आपको मार्केट में एक प्रीमियम प्राइस मिलेगा। तो ये 2 चीजें किसान को सबसे पहले करनी चाहिए कि अगर वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो अगर खेती अगर करना है और उसको लाभकारी बनाना है तो सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पूरा एक गांव है, एक गांव में 2 किसान या 3 किसान, वो भी अलग अलग टुकड़ों में अगर प्राकृतिक खेती करने का अगर ख्याल लेके आते हैं, या तो उनका जो प्लॉट साइज हो वो थोड़ी बड़ी हो, ताकि वो अपने आप को जो बाकी दूसरे किसान है जो आप प्राकृतिक या इनऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनसे दूर कर सके और उचित फसल जो जिसमें कि कंटामिनेशन ना हो केमिकल्स का, उसका उत्पादन कर सके। तो एक समूह बनाते हुए, मार्केट तलाशते हुए, बाजार तलाशते हुए और एक फसल चक्र प्रबंधन करते हुए कि कौन से हट, क्योंकि आपको इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन करना होता है। वर्टिकल मतलब 2-3 लेयर में फसलों को उगाना होता है, ताकि आप अगर जैसे किसी जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बाजार को एक बार पहले समझ लें, आपके आसपास जो बाजार है वहाँ पर किस तरह की मांग है और आपके उत्पादों की मांग बनेगी भी या नहीं, और साथ ही जो किसान उत्पादक संगठन है उनकी इसमें भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे कि पंकज जी बता रहे हैं कि समूह बनाकर अगर करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, और हमारी सरकार में इसे काफ़ी प्रोत्साहित करे, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या किसान उत्पादक संगठन की बात हो। राजवीर जी, जैसे कि आप खरपतवारों के बारे में बता रहे हैं, तो एक इसी से जुड़ा हमारे पास सवाल भी आया है। हमारा जो हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है उस पर किसान अपने सवाल रिकॉर्ड करवाते हैं। हिमांशु रजक है छत्तीसगढ़ से, कहते हैं कि हमने ग्वारफली 1 हफ्ते पहले लगाई, जिसमें खरपतवार नियंत्रण हेतु तरगा सुपर डाला था, जिससे संकरी पत्ती वाले खरपतवार का नियंत्रण तो हो गया, लेकिन चौड़ी पत्ती वाले का नियंत्रण नहीं हो पाया, क्या करें? ये गवार की फसल इन्होंने लगाई हाँ, थी। जी। बहुत अच्छा पर्सन है। टर्गा सुपर जो है इसका नाम क्यूजुलोफॉफ है। क्यूजुलोफॉफ जो है ट्रगा सुपर के नाम से मिलता है, और ये आपने सही फरमाया, सही कहा कि सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार मरेंगे, क्योंकि ये चौड़ी पत्ती वालों के लिए नहीं है। तो इसके लिए आपको जो अब फसल कितने दिन की होगी इनकी ग्वार की? अभी ये बता रहे 1 हफ्ते पहले लगाई थी, तो हो सकता है 10 दिन पहले लगाई थी। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, इसमें एक दवाई जो है, जब ग्वार की फसल आपकी 15 दिन की हो जाए तो एक दवाई आती है एमेजादाफायर दवाई आती है, उसकी 40 ग्राम मात्रा लें। देखिए, मैं 40 ग्राम मात्रा का मतलब है 2.5 एकड़, और 500 लीटर पानी में घोल बनाकर जब गवार की फसल जो है आपकी 10-15 दिन की हो जाए, तो अब एक छिड़काव करने से आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का भी नियंत्रण किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और सर बहुत समय कम रह गया, मैं चाहूंगी कुछ जो आप सैंपल है जल्दी से दिखा दें। देखिए, ये है सेंजी, जिसको हम मेलिलोटिस इंडिका, मेलिलोटिस एल्बा के नाम से बोलते हैं। ये मेथी जैसा मिलता है, लेकिन ये खाने का लायक नहीं होता, खरपतवार है। इसको बोलते हैं सतगठिया। देखो, इसकी गांठें हैं, हर एक पत्ती पे 7-7 गांठी हैं। इनको, ये भी एक रबी मौसम का मुख्य खरपतवार है। अब दूसरा जो है ये चौड़ी पत्ती वाला है, जैसे कचरा होता ना, खरबूजे जैसे पत्ते जैसे होते हैं, गोल है। हाँ, ये देखिए गोल पत्तियां हैं। ये भी काफी खरपतवार गेहूं की फसल में या रबी मौसम की फसलों में आता है। इसको इंग्लिश में मालवा परवीफ्लोरा बोलते हैं जी। ये जो है मुख्य खरपतवार थे। और जो लास्ट में जो है तीसरी प्रकार का खरपतवार है, मैंने बात करी घास जाति वालों की, चौड़ी पत्ती वालों की, और मोथा जाति का। ये मोथा जाति का खरपतवार। अच्छा, ये नुकीली पत्तियां हैं इसकी। हाँ, ये भी भयंकर खरपतवार है। तो ये 3 प्रकार के खरपतवारों की बात की। किसान भाई तीनों प्रकार की
जो खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे तो फसल का उत्पादन उनको उत्तम मिलेगा। जी बिल्कुल, तो फसल का उत्पादन उत्तम मिले इसलिए खरपतवार नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। कौन कौन से खरपतवार हो सकते हैं, पहचान कैसे करें, भी बताया। पंकज जी हमारे साथ लगातार बने हुए। पंकज जी, बहुत कम समय रह गया है, इसलिए मैं अंत में आपसे सवाल नहीं ले पाऊंगी, इसलिए अब जाते जाते आपका एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और दर्शकों के इतने सारे सवालों के जवाब दे, प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर राजवीर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, प्रैक्टिकली बताया कैसे पहचाने खरपतवारों को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। और चलिए चलते चलते बताते हैं आपको कि कल का हमारा विषय क्या होगा, कल के कार्यक्रम में किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय सर्दियों में मुर्गियों की देखभाल और इसके साथ ही दुधारू पशु में थैलेला रोग और उसका बचाव किस प्रकार करें, ये कल के हमारे विषय है। कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें आप। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाए, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, जहां आप फेसबुक पर हमारे पेज को प्राप्त कर सकते हैं, वहां अपने सवाल लिख सकते हैं। और अंत में आपको बता देते हैं हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, जिससे आप लिख लें अपने पास 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड कराएं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। अंत में जाते जाते आपको बता देते हैं कि अब आप हमारे सभी कार्यक्रम और हेलो किसान भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। रोड में मत। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं लूंगी। अरे पूरे इलाके में नाम है उसका। चिंता मत करो, बड़ी